नमस्कार। आज हम एक एक खास घटना पर बात करने वाले हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके जन्मदिन 17 सितंबर पर दिया गया एक भाषण, और खास इसलिए क्योंकि खबरों के मुताबिक वो उसमें काफी भावुक नजर आए। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो न्यूज़ दुनिया की एक रिपोर्ट के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ठीक है। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उस भाषण में क्या था, प्रधानमंत्री क्यों भावुक हुए, रिपोर्ट इस बारे में क्या बताती है, और फिर जनता और मीडिया पर इसका क्या असर हुआ, जैसा कि स्रोत बताता है। मतलब ऐसा क्या था कि इतनी सुर्खियां बन गई। सही बात है, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। 17 सितंबर, प्रधानमंत्री का जन्मदिन, एक पब्लिक मीटिंग का मंच। रिपोर्ट कहती है कि भाषण देते देते प्रधानमंत्री इमोशनल हो गए। अब देखिए, सार्वजनिक जीवन में किसी बड़े नेता का यूं भावुक होना यह अपने आप में ध्यान खींचता है ना। निश्चित रूप से। मतलब कोई भी पब्लिक फिगर हो, खासकर एक पॉलिटिकल लीडर, अगर वो मंच पर भावनाएं जाहिर करे तो वो हमेशा चर्चा का विषय बनता है। हाँ। और रिपोर्ट के हिसाब से ये उनके जन्मदिन पर हुआ, तो इसने शायद एक पर्सनल रंग दे दिया इस पूरी बात को। हाँ, शायद इसीलिए और नोटिस किया गया। हो सकता है। अच्छा, और रिपोर्ट के मुताबिक इसी भावुक पल में उन्होंने एक खास अपील की, खासकर माँ बहनों को एड्रेस करते हुए। अच्छा, क्या कहा? स्रोत में उनके शब्द कोट किए गए हैं, मेरा जीवन आप सबके आशीर्वाद से ही सार्थक है। ये लाइन तो मतलब सीधे एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने वाली लगती है। हाँ, ये तो बहुत सीधा संवाद है, एक तरह से पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश। लेकिन इसके बाद जो कहा वो शायद और भी महत्वपूर्ण है विश्लेषण के लिए। क्या था वो? रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगे कहा, मैं माँ बहनों से निवेदन करता हूँ कि वो देश की ताकत बने। हाँ। देश की ताकत, हाँ। और फिर उसे जोड़ा, आपके आशीर्वाद से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो यहाँ मतलब दो बातें गौर करने लायक हैं, जैसा रिपोर्ट इशारा करती है। बताइए। एक तो महिलाओं को सीधे देश की ताकत कहना, और दूसरा उनके आशीर्वाद को आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ देना। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक तरफ बहुत व्यक्तिगत भावनात्मक बात, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक बड़ा नेशनल गोल, आत्मनिर्भर भारत। सही। रिपोर्ट में एक और बात का जिक्र है जो शायद इसी पर्सनल कनेक्शन को और मजबूत करती है। कहा गया है उनके हवाले से, मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद से ही शक्ति मिलती है। ये तो मतलब नेता और जनता के बीच एकदम डायरेक्ट पर्सनल रिश्ते पर जोर देने जैसा हुआ। बिल्कुल। इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल होती है, जैसा रिपोर्ट बता रही है, तो वो एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्पीच से हटकर एक तरह का भावनात्मक संवाद बनाने की कोशिश ज्यादा लगती है। हाँ। और ये जानना भी जरूरी है कि स्रोत इसके असर का भी जिक्र करता है। जी। रिपोर्ट कहती है कि इस अपील के बाद क्या हुआ। क्या प्रतिक्रिया हुई? बताया गया है कि पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। जी। लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए, स्वागत किया। अच्छा। तो ये जो रिएक्शन है, जैसा रिपोर्ट में दर्ज है, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का संदेश, उनका वो भावुक अंदाज, कम से कम उस सभा में जो लोग थे उन तक तो प्रभावी ढंग से पहुंचा। तो ये जो तालियों की गूंज उठी, लोग खड़े हो गए, स्रोत के अनुसार क्या ये सिर्फ उस भावुकता के प्रदर्शन का नतीजा था, या फिर जो संदेश था, मतलब महिलाओं को देश की ताकत कहना, आत्मनिर्भरता से जोड़ना, क्या उस कंटेंट का भी इसमें हाथ था? रिपोर्ट इस बारे में कुछ बताती है? देखिए, रिपोर्ट सीधे तौर पर तो कारण और प्रभाव का विश्लेषण नहीं करती। मतलब ये नहीं कहती कि इस वजह से ये हुआ। लेकिन जिस तरह से घटनाओं का क्रम बताया गया है, पहले भावुकता, फिर वो अपील, और फिर फौरन वो जोरदार प्रतिक्रिया, हाँ। तो अंदाजा यही लगता है कि शायद दोनों का मिला जुला असर रहा होगा। भावुकता ने शायद एक माहौल बनाया, लोगों का ध्यान खींचा। सही। और फिर उस बैकग्राउंड में जब महिलाओं को देश की ताकत कहा गया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा गया, तो उस संदेश का वजन और इमोशनल अपील दोनों बढ़ गए होंगे। और आपने आशीर्वाद शब्द का जिक्र किया था, वो भी देखिए। रिपोर्ट बताती है कि ये शब्द इस्तेमाल हुआ। हाँ। भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में, खासकर जब माँ बहनों के लिए इस्तेमाल हो, तो आशीर्वाद का बड़ा गहरा मतलब होता है। ये सम्मान दिखाता है, एक इमोशनल गहराई लाता है। बिल्कुल। तो मुमकिन है कि भावुकता और संदेश का जो कंटेंट था, दोनों ने मिलकर वो प्रतिक्रिया पैदा की जिसका जिक्र रिपोर्ट करती है। ये आशीर्वाद वाली बात, ये दिलचस्प है कि कैसे एक राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य यानी आत्मनिर्भरता को इस तरह के भावनात्मक और क्या कहें सांस्कृतिक रूप से गहरे शब्द से जोड़ा गया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आमतौर पर तो हम ऐसे लक्ष्यों को
पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ सुनते हैं। रिपोर्ट का जो विवरण है, क्या ये कम्युनिकेशन की किसी खास स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है? ये एक विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल, रिपोर्ट के वर्णन को अगर आधार माने तो ये पारंपरिक राजनीतिक कम्युनिकेशन से थोड़ा हटकर तो लगता है। कैसे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्य को सीधे सीधे माँ बहनों के आशीर्वाद से जोड़ना, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, ये शायद ये दिखाता है कि नेतृत्व ये संदेश देना चाह रहा है कि राष्ट्रीय प्रगति सिर्फ नीतियों और योजनाओं का ही नतीजा नहीं है। अच्छा। बल्कि इसमें जन भावना, खासकर महिलाओं की जो सकारात्मक ऊर्जा है, उनका जो समर्थन है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ये एक तरह से उस लक्ष्य को ज्यादा इमोशनल, ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ बनाने की कोशिश हो सकती है। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि एक सोशल और इमोशनल मिशन की तरह पेश करने की कोशिश। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है रिपोर्ट के विवरण से। तो ये अपील मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित थी, पर रिपोर्ट में एक और ग्रुप का भी जिक्र है। हाँ है। बताया गया है कि उन्होंने देश के युवाओं से भी राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। जी बिल्कुल, महिलाओं के साथ युवाओं का भी जिक्र है। तो क्या रिपोर्ट इन दोनों अपीलों में कोई फर्क बताती है, या मतलब उन्हें एक ही बड़े संदेश के दो हिस्सों की तरह पेश किया गया है? रिपोर्ट दोनों अपीलों का उल्लेख तो करती है, पर उनके बीच कोई स्पष्ट अंतर या तुलना पर ज्यादा डिटेल नहीं देती। ऐसा लगता है कि दोनों को राष्ट्र निर्माण के एक बड़े आह्वान, एक ब्रॉडर कॉल के हिस्से के रूप में ही देखा गया है। अच्छा। एक तरफ माँ बहनें हैं जिनसे आशीर्वाद और ताकत बनने का निवेदन है, जो शायद स्थिरता, पोषण, इमोशनल स्ट्रेंथ, इन चीजों का प्रतीक है। हाँ। दूसरी तरफ युवा हैं जिनसे सक्रिय भूमिका का आह्वान है, जो ऊर्जा, इनोवेशन, भविष्य निर्माण से जुड़े हैं। सही। तो रिपोर्ट के विवरण से लगता है कि ये समाज के दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभों, महिलाओं और युवाओं, दोनों को एक साथ संबोधित करने की कोशिश थी। उन्हें राष्ट्र निर्माण के एक कॉमन गोल से जोड़ने का एक मिलाजुला प्रयास। एक तरह से बड़ी सामाजिक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। हाँ, शायद यही मकसद रहा हो। अच्छा, ये जो युवाओं वाली अपील थी, इस पर रिपोर्ट में कितना जोर दिया गया है? क्या महिलाओं वाली अपील की तरह इस पर भी कोई खास प्रतिक्रिया नोट की गई? रिपोर्ट में युवाओं से की गई अपील का जिक्र तो है, लेकिन महिलाओं वाली अपील और उस पर जो रिएक्शन हुआ, वो तालियां, लोगों का खड़ा होना, उतना विस्तार से युवाओं वाली अपील के फौरन बाद हुए असर का वर्णन नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा क्यों हो सकता है? मेरा अंदाजा है कि रिपोर्ट का मुख्य फोकस शायद प्रधानमंत्री की भावुकता और खासकर माँ बहनों से की गई अपील पर ज्यादा रहा। हो सकता है। हालांकि युवाओं का आह्वान भी महत्वपूर्ण है, जाहिर है, वो संदेश के दायरे को बढ़ाता है, अगली पीढ़ी को भी शामिल करता है। पर शायद ये भी हो सकता है कि युवाओं से अपील को एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल मैसेज की तरह देखा गया हो। हाँ, ये तो अक्सर होता है। जबकि महिलाओं से वो भावनात्मक अपील और आशीर्वाद वाला एंगल, वो शायद ज्यादा अनोखा, ज्यादा ध्यान खींचने वाला लगा हो, इसलिए रिपोर्ट में उसे ज्यादा प्रमुखता मिली हो। ये बात भी सही है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस भाषण का असर सिर्फ उस सभा तक ही नहीं रुका। हाँ, ये भी बताया गया है। कहा गया है कि ये भावुक संदेश और खासकर माँ बहनों वाली अपील देश भर की सुर्खियों में छा गई। सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर हुई। जी। स्रोत कहता है कि ये संदेश खूब फैला। क्या रिपोर्ट इस पर कुछ रोशनी डालती है कि ये इतना फैला क्यों? क्या सिर्फ नेता की भावुकता थी या संदेश में कुछ और भी था? देखिए, रिपोर्ट सीधे तौर पर क्यों फैला का विश्लेषण तो नहीं करती, पर हम रिपोर्ट के विवरण से कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। जैसे? पहली बात तो है जो हमने पहले कही, एक टॉप लीडर का पब्लिक में इमोशनल होना, ये अपने आप में न्यूज वैल्यू रखता है। ठीक है। दूसरा, जन्मदिन का मौका, ये इसे एक पर्सनल स्टोरी का एंगल देता है, जो लोगों को शायद ज्यादा अपील करता है। तीसरा, महिलाओं को देश की ताकत कहना और उनसे आशीर्वाद मांगना, ये भारतीय समाज के, आप कह सकते हैं, इमोशनल और कल्चरल फैब्रिक से जुड़ता है, तो शायद ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाए हों। अच्छा। चौथा, आत्मनिर्भर भारत जैसे चर्चित राष्ट्रीय लक्ष्य से इसे जोड़ना, ये इसे पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाता है। और पांचवां, आज का डिजिटल जमाना, इमोशनल कंटेंट, खासकर वीडियो क्लिप्स, बहुत तेजी से वायरल होते हैं। हाँ, ये तो है। तो रिपोर्ट के विवरण से लगता है कि ये शायद इन सभी फैक्टर्स का एक मिला-जुला असर था, जिसने इसे इतनी कवरेज और सोशल मीडिया शेयरिंग दिलाई। ये सिर्फ भावुकता नहीं थी, बल्कि भावुकता, कॉन्टेक्स्ट, जन्मदिन, संदेश, महिलाएं, आत्मनिर्भरता, आशीर्वाद और मंच, प्रधानमंत्री, इन सब का एक कॉम्बिनेशन था। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स या पॉलिसी ही नहीं, बल्कि भावनाएं और उन्हें कैसे पेश किया जाता है, ये भी संदेश के असर
और उसके फैलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसा कि ये रिपोर्ट दिखाती है। बिल्कुल, ये घटना इसी बात को हाईलाइट करती है। रिपोर्ट जिस तरह से इस पूरी घटना का वर्णन करती है, इमोशन, पर्सनल अपील, कल्चरल रेफरेंस का इस्तेमाल जैसे आशीर्वाद, और फिर उसकी जो व्यापक प्रतिक्रिया हुई, हाँ, ये सब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में इमोशन के महत्व को दिखाता है। ये दिखाता है कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए या किसी राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए उनकी भागीदारी पाने के लिए इमोशनल अपील एक पावरफुल टूल हो सकती है। बेशक, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता है कि ऐसी अपीलें कितनी सच्ची हैं और कितनी स्ट्रेटेजिक। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। लेकिन उनके असर को नकारा नहीं जा सकता, जैसा कि इस मामले में रिपोर्ट की गई प्रतिक्रिया और मीडिया कवरेज से साफ है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें जो हमें स्रोत से मिली है, हाँ। प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। हाँ। एक सार्वजनिक मंच पर भाषण देते हुए वो भावुक हुए। जी। उन्होंने खास तौर पर माँ बहनों को देश की ताकत बताया और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। सही। साथ ही युवाओं से भी राष्ट्र निर्माण में एक्टिव रोल निभाने को कहा। बिल्कुल। इस पर सभा में जोरदार प्रतिक्रिया हुई और बाद में ये संदेश मीडिया और सोशल मीडिया में काफी फैल गया। एकदम सही सारांश है। और ये पूरा घटनाक्रम, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि भाई, पॉलिटिकल डायलॉग में भावना का स्थान क्या है? जब कोई नेता अपनी पर्सनल भावनाओं को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाता है और उसे राष्ट्रीय लक्ष्यों या खास सामाजिक समूहों, जैसे यहाँ महिलाएं और युवा, से जोड़ता है, तो उसका असर कितना गहरा होता है? क्या यह सिर्फ एक फौरी, एक मोमेंट्री इमोशनल उछाल होता है, या इसका कोई लंबा असर भी पड़ सकता है? और ये भी सोचने वाली बात है कि इस तरह की भावनात्मक अपीलों को जनता किस नज़र से देखती है। क्या इन्हें हमेशा ऑथेंटिक माना जाता है, या कभी-कभी इन्हें एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पे भी देखा जाता है? बिल्कुल। स्रोत हमें सिर्फ घटना और उसकी प्रतिक्रिया बता रहा है, लेकिन उसके पीछे की व्याख्याएं या लोगों की अलग-अलग धारणाएं क्या हो सकती हैं, ये एक अलग और गहरा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत हमें क्या हुआ और उसका तत्काल प्रभाव क्या दिखा, ये बता देता है। हाँ। लेकिन इसके आगे के सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे, क्या इस तरह की इमोशनल अपील पॉलिसी डिबेट्स को प्रभावित करती हैं? क्या ये समाज के अलग अलग वर्गों को वाकई में सशक्त महसूस कराती हैं, या ये सिर्फ सिंबॉलिक होता है? और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी और रणनीति यानी स्ट्रेटेजी के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी एक घटना के विश्लेषण से नहीं मिलता। सही बात है। लेकिन ये घटना हमें इन सवालों पर विचार करने के लिए एक अच्छा बेस जरूर देती है। तो आज हमने न्यूज़ दुनिया की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिए गए एक भावुक भाषण और उसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया। जी। हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं, सांस्कृतिक संदर्भ और राष्ट्रीय लक्ष्यों का मिश्रण एक शक्तिशाली संचार संदेश बना सकता है। हाँ। जिसका असर सभा से लेकर मीडिया तक फैल सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। आज के दौर में जहां सूचनाओं की इतनी भरमार है, लोगों का ध्यान खींचना इतना मुश्किल है, क्या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में इमोशन का महत्व और बढ़ गया है? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हमें इस तरह के और उदाहरण देखने को मिलेंगे, जहां नेता नीतियों के साथ साथ भावनाओं के जरिए भी जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे? इस पर मनन किया जा सकता है।